अगर देखा जाए तो बागेलार स्कूल में हम एक साथ पढ़ते थे। वो बहुत ही शरारत करते थे। अम्मी साथ होती थी उनकी, माँ से बहुत प्यार करते थे। इन्होंने जालियाँ पकड़ी और जालियाँ पकड़ के ना चीख रहे हैं कि गाजी बाबा अल्लाह से कहें मुझे गाड़ी चाहिए, बस मुझे गाड़ी चाहिए। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहा हूँ जो उमर शरीफ साहब के सबसे पुराने दोस्त थे। 40 साल से ज़ायद का इनका ताल्लुक़ रहा उमर शरीफ साहब के साथ, और जो उनकी जद्दोजहद का ज़माना था वहाँ से लेकर उनकी वफ़ात तक ये उनके साथ रहे। उनके तमाम जो अच्छे बुरे दिन थे उसमें उनके साथ रहे। आखिरी जो वक्त गुज़रा हॉस्पिटल में उसमें उनके साथ रहे। तो इनसे मैं वो बातें जानने की कोशिश करूंगा जो अब तक जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं उनमें सामने नहीं आ सकी। आपको पता है, आपको अब में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि उमर शरीफ साहब जो हैं वो कल्चर मिनिस्टर भी रहे, तब भी ये उनके साथ थे। तो ऐसी बहुत सी बातें जो हैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका जो ताल्लुक़ है वो कब बना उमर शरीफ साहब के साथ, और उस वक़्त उमर शरीफ साहब क्या जद्दोजहद कर रहे थे और क्या वो ज़माना था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ तो अगर देखा जाए तो बागेलार स्कूल में हम एक साथ पढ़ते थे। मैं, मेरा बड़ा भाई, मेरी बहन छोटी, हम लोग तीनों स्कूल में थे प्राइमरी में। तो उस वक्त उमर भाई का तो नहीं पता था कि ये उमर शरीफ साहब बनेंगे। अच्छा। लेकिन वो बहुत ही शरारत करते थे कि मतलब अम्मी साथ होती थी उनकी, माँ से बहुत प्यार करते थे वो। अच्छा। तो हमें ये होता था कि यार ये बच्चे के साथ उसकी माँ हर वक्त होती है, क्योंकि हम तो तीनों बहन भाई आते थे। तो उसके बाद वो पढ़ के सारा कुछ करने के बाद अचानक जो है 75 के अंदर मेरी मुलाकात हुई उनकी। तो ये रजिस्टर लेके खड़े हुए थे, तो मैंने कहा कि क्या हुआ। तो उस वक्त जो है मैं मैनेजमेंट के ऊपर था। मैं मतलब मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजर भी नहीं बना था। तो गेट संभालना, ये सारा कुछ करना, ये सब मेरे तो चिप्स वाले के पास वो खड़े हुए थे। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो कह रहे थे कि मुझे अंदर मिलना है। तो एक ड्रामा चल रहा था अपना कासम जलाली साहब और उनकी मिसेस का। तो उसमें जावेद शेख साहब थे, सारे मतलब बड़ी कास्ट थी, बेरोज सब्जारी और ये इस्माइल तारा, रज़ाक राजू मरूम। तो उसे कहा कि मुझे अंदर जाना है। ज़ाहिर है मैं उसमें मैनेजमेंट में था, तो मैंने कहा कि चलो आओ मेरे साथ ना। हम साथ चले गए। तो जावेद शेख साहब आए, तो उनको उमर भाई ने एक पर्चा दिया और कहा कि ये एक करैक्टर करते थे, तो उसमें पर्चा दिया, एंट्री लिख कर लेकर आए थे ख़ास। उसके बाद जब वो एंट्री करके निकले तो रज़ाक राजू ने कहा कि यार आज तो पूरे शो में तूने हाईलाइट इतना अच्छा काम किया। तो कह रहे यार मुझे किसी लड़के ने ला के ना एंट्री लिख के दी है। तो बोला कौन है, तो फिर वो उमर भाई को मिलाया। तो छोटी उम्र थी, 15 साल तकरीबन। तो उन्होंने कहा कि रज़ाक राजू मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो टाइमिंग के एक्टर थे। उन्होंने कहा कि बेटा तुम बहुत तरक्की करोगे, तो क्या नाम है तुम्हारा? बोला उमर। तो सारा करके मतलब काफ़ी अप्रिशिएट किया ना लोगों ने। उसी दौरान जो है एक ड्रामा होने वाला था, बायोनिक सर्वेंट। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मैं ये कुछ लिख कर लेकर आया हूँ। तो फुरकान हैदर साहब को और मोइन अख्तर साहब, क्योंकि मोइन अख्तर साहब की जो है ना सीरीज़ चलती थी पूरे, उसके अंदर के हर नाम के आगे मोइन अख्तर साहब का नाम आता था। तो बायोनिक सर्वेंट के अंदर उनको कहा कि चल ठीक है, एक एंट्री उनकी दे दी, मोइन अख्तर के बाप की, उसके वालिद का करैक्टर था। तो उसके अंदर एक एंट्री, जब वो सीढ़ी से उतर के आता है, 3 घंटे का ड्रामा एक तरफ और उमर भाई की एंट्री सबसे सुपर डुपर। अब हर आदमी की ये हो गया कि यार ये कौन है, वो बड़ा करंट है इसके अंदर और बड़ा टैलेंटेड लड़का है। तो उन्होंने फुरकान भाई से रिक्वेस्ट की कि फुरकान भाई ये मैं ड्रामा मेरा लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि तुम फ़न ड्रामा पे आ जाओ। वहाँ पे वो ऑफिस के अंदर बुलाया उनको। तो वहाँ पे जो है ना स्क्रिप्ट देखते थे कंवर खुर्शीद अहमद साहब, अल्लाह इनको सेहत दे, बहुत ही सीनियर राइटर हैं। तो वो चेक करते थे मोइन अख्तर साहब के ड्रामे वगैरह, ख़ुद भी राइटर थे वो। जब उमर भाई का ड्रामा लिखा तो वो उसमें 7 कैरेक्टर लिखे हुए थे बहरूपिया के अंदर। तो मोइन भाई भी बैठे हुए थे स्क्रिप्ट पे फन ड्रामा में। तो उन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर मैं करूँगा। अच्छा। तो उमर भाई ने, बड़ा बच्चे थे मतलब छोटी उम्र, तो कहा कि ये मैं अपने लिए लिखा है ना। उन्होंने कहा कि जी आपको करना है तो करो, वरना छोड़ दे। तो अब ज़ाहिर है एक आदमी आया था, शौक़ था बच्चा, उन्होंने कहा ठीक है। तो वो सारे कैरेक्टर ना कि भाई उसमें एक कव्वाल होता है, एक पहलवान होता है,
एक मतलब 3 कैरेक्टर थे, जो बाप भी थे और बेटे थे उनके 3 कैरेक्टर। उसके अंदर जो है उनको कहा कि तुम जो है ये कवाल का रोल करोगे। अच्छा, कवाल का रोल नहीं लिखा हुआ था उसमें, ये लिखा हुआ था कवाल आता है कवाल जाता है। कवाल के बाप के रोल लिखा हुआ था, लेकिन उसके जो है ना डायलॉग्स नहीं लिखे हुए थे कवाल के। तो मोइन भाई ने भी कहा और फुरकान साहब ने भी कहा कि जी ये आप करना, ये कवाल का रोल। उन्होंने कहा ठीक है। जब रेसलें शुरू हुई, 15-15 दिन की रेसल होती थी पहले। अब तो खैर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन 15-15 दिन की रेसल। तो उमर भाई उस 15 दिन की रेसल के अंदर वो कुछ डायलॉग बोलते थे बस। उन्होंने स्टेज पे क्या करना है ये उनको, क्योंकि फिल्म आर्टिस्ट है, ये बाय बर्थ था, इनको गॉड गिफ्टेड थी अल्लाह की तरफ, जो किसी को नहीं पता था। ये ड्रामा जब हाउसफुल हो गया, मोइन अख्तर के नाम पे हाउसफुल हो जाता था, तो उस वक्त मैं बुकिंग के ऊपर आ गया था, बुकिंग क्लर्क बन गया था। 8 बजे हाउसफुल हो जाता था। अब जब ड्रामा शुरू हुआ 10 बजे, तो उसके अंदर उन्होंने पहली एंट्री थी उमर शरीफ साहब की। उन्होंने बाहर से अलाप ली, किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे ना ये सफीना कभी। तो वो अल्लाह ताला कबूलियत की घड़ी थी क्या। वो जैसे इंटरव्यू है ना, उसके बाद वो आते ही उन्होंने शुरू कर दिया ना, इजहार भी मुश्किल, इसमें भी पैरोडी और ये सारी चीज़ें अपने अल्फाज मिलाए हुए। उसने ड्रामे को जो है ना ऐसे अपर ले गया कि बाहर विंग में खड़े हुए सारे लोग जो है ना परेशान हो गए कि ये क्या है, इतना करंट। और सुपर डुपर ये वाहिद बरे सगीर एशिया का कॉमेडियन बोल दें, एक्टर बोल दें, ये वाहिद एक्टर है जो एक रात में मशहूर हुआ। अच्छा, जितनी पब्लिक निकल रही है, और सबसे हम रिव्यूज़ लेते थे बाहर खड़े होकर ना। पहले ये भी एक दस्तूर होता था कि पूछते थे यार ड्रामा कैसा है, ड्रामा। वो हर आदमी पूछ रहा था कि ये कवाल कौन है, कवाल कौन है। बहरहाल वो इतना सुपर डुपर हो गया उमर भाई के, हर आदमी जो है ना उनको लेने के चक्कर में, अब नाम किसी को नहीं पता। तो जब कास्ट करते थे तो उसमें लिखते थे बैनर के ऊपर बहरूप या मोइन अख्तर का कवाल। अच्छा, और उसके नाम पे लोग आते थे। वो चलते रहे। कुछ अरसे के बाद जो है ताहिर रिजवी साहब थे, पीटीवी के प्रोड्यूसर थे वो, उन्होंने आके, और उनके साथ एक रोशी आंटी थी, तो उन्होंने आके ना बुकिंग पे आके बैठी हुई थी। तो मेरे को कही कि एक बात करनी है ताहिर रिजवी साहब ने आपसे। मैंने कहा जी बोलो। उन्होंने कहा कि अपना ये जो लड़का है उमर शरीफ, हम चाह रहे हैं इसका टाइटल नाम रखें, अब बोल उमर शरीफ ड्रामे का नाम। तो मैंने कहा यार ये तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि टाइटल तो इसी का है, मोइन भाई का। हम रात को ये होता था कि ड्रामा ख़त्म होने के बाद जो है ना, इनके पास कस्टम गाड़ी थी, और जब कस्टम ली थी इन्होंने, तो हम रवां करने के लिए हैदराबाद भी गए थे, जहाँ वहाँ ड्रामा जावेद शेख साहब का चल रहा था, शादी हो तो ऐसी, जुल्करनैन हैदर साहब का लिखा हुआ ड्रामा। तो हम वहाँ गाड़ी रवां करने गए थे, तो वो ड्रामा हमने वहाँ बैठ के भी देखा, मैजेस्टिक सिनेमा में था हैदराबाद में। तो हम वहाँ से वापस भी आए, सारा कस्टम गाड़ी इन्होंने ली, तो बड़े खुश। अच्छा, ये भी मैं थोड़ा सा बात को आगे वो कर रहा हूँ कि कस्टम गाड़ी उन्होंने कैसे ली। हम आदम जी हॉल से निकल रहे थे, तो एक प्रोड्यूसर थे, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो हमने उनसे कहा कि हमें लसबेला छोड़ दें। तो उसने कहा कि मैं कहीं और जा रहा हूँ। तो उसने कहा ठीक है। फिर वो उमर भाई का एक दोस्त था, वो टैक्सी लेकर आता था, और टैक्सी उमर भाई सीखते थे। अच्छा, हाँ, वो टैक्सी पे सीखते भी थे और उसके साथ जाते थे लसबेला इधर उधर। उसने कहा कि तू अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे ले ले। हम अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे गए, नीचे उतरे, रात को 1:30 बजे ड्रामा ख़त्म हुआ था। अच्छा, इन्होंने जालियाँ पकड़ी, और जालियाँ पकड़ के ना चीख रहे हैं कि गाजी बाबा मुझे गाड़ी चाहिए। अच्छा, हाँ, गाजी बाबा अल्लाह से कहें मुझे गाड़ी चाहिए, बस मुझे गाड़ी चाहिए। हमने पकड़ा, मैंने कहा यार उमर छोड़, आ जा। मैंने कहा अल्लाह ताला दे देगा ये ना। हम बैठ के आ गए, गाड़ी में बैठे। उनका बड़ा दिल दुखा जब उसने नहीं छोड़ा ना हमको वहाँ पर। तो हम रास्ते में जा रहे थे, तो कैपरी सिनेमा में एक फ़िल्म लगी हुई थी, सोने की तलाश। अच्छा, तो मुझे कह रहा है कि अबे बात सुन, देखिए जो फिल्म लगी हुई है ना सोने की तलाश, तो इसके अंदर जो लिखा हुआ उमर शरीफ। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा कोई हॉलीवुड का एक्टर है ना, बड़ा मिस्र का। कह रहे तू देख लेना, एक टाइम आएगा कि फिल्म इसकी लगी होगी, लोग मेरा समझेंगे कि इतना हिट हो जाऊंगा मैं। फिर इन्होंने एक बात और की कि मैं इंशाल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक सिनेमा ख़रीद के ऑडिटोरियम बनाऊंगा।
और इसको 2 करोड़ रुपए का अमाउंट भी बताई कि 2 करोड़ का मैं ऑडिटोरियम खरीदूंगा और ड्रामे अपने करेंगे अपन। ये सारी बातें करते करते हम चले गए, ये सारा कुछ हुआ। अब पूछा कहाँ है उमर साहब ड्रामे के लिए, तो कह रहे नमाज़ पढ़ लें। मैं आपको एक बात ये बता दूं, ये नहीं कि वो इंतकाल कर गए तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अल्लाह जानता है, बल्कि काफ़ी लोग भी जानते हैं, जो पुराने साथी हैं उनको पता है कि उमर शरीफ साहब ने बचपन से नमाज शुरू की और आखिरी दम तक, अभी इशारों से पढ़ते थे वो वहाँ पर हॉस्पिटल में भी, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी उन्होंने। अच्छा। हाँ, सलातो तस्बीह, नमाज, ताजुद, और बड़ी रात को तो यूँ समझ ले कि वो मगरिब के टाइम पे मस्जिद में मुझे भी ले जाते थे। जुल्करनैन हैदर एक दफ़ा हम साथ गए थे, तो हम सारी रात बैठ कर नमाज़ पढ़ के, फजर की नमाज़ पढ़ के, फिर वो कहता था कि थोड़ी देर ठहर जाओ, वो इशराक और चाश्त पढ़ के निकलते थे। अच्छा। इतना दीनदार आदमी। उसके बाद वो अपने काम से सारा, तो कहने का मकसद है कि उमर भाई जो है वो माशाल्लाह शुरू से ही दीनदार सब कुछ। और ये उस वक्त जब गाड़ी कुछ भी नहीं थे उमर भाई, तो उस वक्त भी अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे गए, उसके बाद भी हम जाते रहे। अच्छा। फिर हम वहाँ पर एक दादी माँ थी, उस चश्मे पे बैठती थी। सही है। तो रात को हम जैसे कोई बात हो तो मुझे कहते थे कि यार तू आ जा घर, चलते हैं। फिर हम जाते थे दादी माँ के पास। अच्छा। तो इसको सारे जितने भी लोग हैं ना वो दादी माँ बोलते थे। जी जी। उमर भाई जो है ना एक वाहिद वो थे कि जिनको माँ बोलते थे वो। अच्छा। तो मुझे कहते थे देख माँ से कितनी शक्ल मिलती है ना अम्मा से। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं वालदा से भी मिला हूँ उमर भाई की ना। अच्छा, उनकी बहुत से मैं देखता हूँ उसमें यूट्यूब पेज पे कोई लिखता है 1955 की पैदाइश है लालू खेत की। कह रहे ऐसी कोई बात नहीं है, ये मैं आज आपको क्लियर कर रहा हूँ इस बात पे आपके चैनल के तसल्लुस से जी जी कि 1958 में उनकी पैदाइश है। अच्छा। बागे हलार स्कूल में पढ़े हैं और धड़मसी वाला एक इलाका है रामसामी में बीपी फैक्ट्री के पास। सही है। ये उनकी पैदाइश हुआ है। अच्छा। उसके बाद ये जब लालू खेत गए ना उस वक्त इनका ड्रामा एक दो थोड़े से कामयाब हो गए थे और लालू खेत गए थे वो। उस वक्त उनकी उम्र थी कोई 16-17 साल जब वो लालू खेत शिफ्ट हुए, वरना पैदाइश इनकी जो है वो यहाँ पर है अपना धलमसी वाला रामसामी भी कहलाता है और बीपी फैक्ट्री मशहूर है। उन्होंने जब ड्रामा शुरू किया बकरा किस्तों पे रियो ऑडिटोरियम के टाइम पे, तो उस वक्त रेक्स और रियो खुल गए थे, तो उन्होंने बकरा किस्तों पे किया, सुपर डुपर गया सारा कुछ ही हो। तो उसी दौरान जो है रेक्स में भी एक ड्रामा लगा हुआ था वो ईद तमाशा के नाम से। अच्छा। वो लिखा हुआ था, उस्मान मेमन उसमें हिदायतकार भी थे और राइटर भी थे। तो उसमें लियाकत सोल्जर, जुल्करनैन हैदर और शहजाद रज़ा ये सारे लोग थे उसके अंदर। तो उस दौरान एक लड़का मुझे मिला फ्लीट क्लब के अंदर, वनडे करता था, तो आज तो सुपर स्टार है, शकील सिद्दीकी नाम था उसका। अच्छा। तो वो उसको मैं ले आया, तो फिर उन्होंने मतलब जो है एक आर्टिस्ट थी फीमेल लाहौर से आई थी, दो आई थी लाहौर से, बुशरा अंसारी की बहन अस्मा वक्कास भी और एक वो शाइस्ता जबी। तो जब वो शुरू हुई रिहर्सल तो मैं खड़ा हुआ था, तो कहा कि ये इसके साथ तो मैं काम नहीं करूँगी। बड़ा बारीक था शकील ना, तो कहा कि मैं तो नहीं करूँगी इसके साथ। तो मैंने फिरदौस जमाल को इशारा किया, तो फिरदौस जमाल को मैंने कहा कि ये इसके साथ मना करिए तो तुम इसके साथ मना कर दो, तुम्हारे साथ इंटरव्यू। बोला मैं कर दूँगा। उसने वही किया, तो फिर मुझे समझाया, अस्मा वक्कास ने कहा कि यूनुस ये वासिक नईम साहब ने बुलाया है इनको, वो VIP क्लब का ड्रामा था। तो मैंने कहा फ़ोन कर दें, तो उन्होंने फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि जो भी ये यूनुस कर रहा है ना सारा कुछ उसी का है। तो उसके बाद जो उन्होंने कहा क्या, मैंने कहा नहीं असल में ये इसके साथ नहीं करेगी और ये इनके साथ नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा फिर इनका बनता नहीं है यहाँ, तो वापस चले जाए। बहरहाल उसने मान एग्री हो गई और शकील के साथ, तो शकील चला गया हाईलाइट। शकील ने बहुत अच्छा किया। जब शकील सिद्दीकी ने बहुत अच्छा किया तो पीछे रेक्स के पीछे एक रास्ता होता था रियो का, जो हर किसी को नहीं पता था, पब्लिक प्लेस अलग था, और उसमें से फुरकान भाई आए। कहा ये लड़का कौन है जिसको लाया है नया? मैंने कहा वो लड़का है, शकील नाम है उसका। तो बोला ड्रामा ख़त्म होने के बाद जो है इसको रियो पे लेकर आना। मैं लेके चला गया इनसे, फिर उमर भाई से मिलाया, तो उमर भाई ने अच्छा, इसकी खुशनसीबी शकील की ये हुई कि बकरा किस्तों में पार्ट 2 उसमें शरफू का रोल, नसीबदार ये था कि ये रऊफ़ लाला करता था शरफू का रोल। अच्छा।
रऊफ लाला ने पैसे बढ़ा दिए 50 रुपये ज़्यादा। अच्छा। अब वो उससे कहा कि फुरकान हैदर साहब ने कि नहीं मैं तो इतने ही दूंगा, तो 50 रुपये सिर्फ बढ़े, लेकिन वो हटा के फिर शकील सिद्दीकी को ले लिया। अच्छा। दूसरी खुशनसीबी ये कि शहजाद रज़ा साहब जो है वो लियाकत सोल्जर के साथ चले गए थे। अच्छा। जब ये बकरा किस्तों पे ड्रामा शुरू हुआ, वो इत्तेफाक से वीडियो बनी इनकी, क्योंकि वीडियो की जो ना बोलियां लगना शुरू हो गई थी। उस वक्त कैसेटों का दौर था। उमर भाई का ड्रामा रिकॉर्ड हुआ और पूरी दुनिया में गया। और बकौल उमर भाई के कि मैं एक इंटरव्यू देख रहा था अभी 1-2 दिन में, कि कैसेट ऐसे बिक रही थी ड्रामे की जैसे चरस बिकती है, जो लोग अपने रिव्यू दे रहे थे। तो ये सही बात है कि ऐसे बिकता था कि कैसेटें ख़त्म हो जाती थी। जहाँ पता चलता था कि जी उमर शरीफ साहब का ड्रामा रिलीज़ हुआ है, चाहे वो बकरा किस्तों पे हो पार्ट 2 या फिर बुढ़ा घर पे, या मतलब बहुत से ऐसे ड्रामे हैं जो वीडियो फिर बनती रही। उसके बाद उमर भाई जो है उन्होंने फिल्म बनाना अनाउंस किया। फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई थी, बिल्कुल बैठ गई थी, ये मैं ओपनली बोल रहा हूँ। उमर भाई ने सोचा कि यार एक फ़िल्म बनाऊँ। वो फिल्म बनाई मिस्टर 420। जब 420 बनाई तो इन्होंने कराची में भी शूटिंग की, पंजाब में भी की। उसके अंदर जो उन्होंने करैक्टर किए वो सारे सुपर डुपर। उसके बाद वो फिल्म रिलीज़ हुई। जब फिल्म रिलीज़ हुई तो कैपरी सिनेमा के अंदर हमने अपनी आंखों से देखा है कि रोड ब्लॉक हो गए। अच्छा। ट्रैफिक के लिए बिल्कुल रोड ब्लॉक, और टिकट नहीं मिल रहे, इतना रश। और वो फिल्म जो है वो सुपर डुपर हो गई, बॉक्स ऑफिस में हिट हो गई, पब्लिक में हिट, हर जगह हिट। तो फिल्म इंडस्ट्री खुली। अच्छा। लोगों ने अनाउंस शुरू कर दिया कि जी हम भी बनाएंगे। ये उमर भाई ने। उसके बाद फिर फिल्में लाहौर चले गए वो। अब जब वो लाहौर गए, उसके बाद हम कराची में करते रहे, तो फिर वो थोड़ा सा उमर भाई से गैप आया। तो फिर वो ड्रामा लाहौर के अंदर एक थिएटर लिया इन्होंने, लाहौर थिएटर, सिनेमा को थिएटर बनाया। तो मैंने इनको बताया, शकील वगैरह को, मैंने कहा यार ये इसका ख्वाब था कि इसने कहा कि मैं एक सिनेमा लेके उसको ऑडिटोरियम बना के अपने ड्रामे करूँगा। देखो अल्लाह ने पूरा कर दिया ना इसका। तो कहने का मकसद है कि उमर भाई ने फिर उधर लाहौर में ड्रामे किए, और उधर फिर उन्होंने कहा बुलाया मुझे। जब हम गए, फिर शकील भी था, मैं था, लाला था, सलीम आफरीदी था, सफदर हैदर जो लंदन में इस वक्त, वो भी बड़ा अच्छा है आर्टिस्ट है। उमर भाई प्यार भी बहुत करते थे सफदर से और सलीम से। तो ये हम जब वहाँ गए तो उसके बाद वो हिट हो गया ड्रामा, उधर भी सारा लाहौर में भी थिएटर कामयाब हो गया। भाई इसी तरह जो है वो उधर उन्होंने मुझे कहा भी कि तू थिएटर पे आ जा सैलरी के ऊपर ना। तो मैंने कहा नहीं, मेरी जॉब लग गई है वहाँ कराची में। तो फिर वो ज़्यादा वो कर रहे थे तो मैं उनको मना भी नहीं करता। तो फिर मैंने जुल्करनैन से कहा कि जुकी भाई आप बोलो कि मेरी नौकरी है वहाँ पर, तो मैं नहीं आ सकता ना। फिर जुकी भाई ने कहा उमर भाई को कि यार इसकी नौकरी है, बोला इसको उधर ही रहने देना। मैंने कहा मैं आता जाता रहूँगा। बहरहाल ये कि इसी तरह कभी कराची आ जाते थे ड्रामा करने, कभी मैं आ गया उधर, लेकिन ज़्यादातर वो कराची आते थे। और ईद का प्ले तो लाजमी उन्होंने करने था, 2 ईदें, ईद और बकरा ईद। और लोग पैसे लेके पीछे पीछे घूमते थे, इसलिए कि उमर भाई का नाम खाली बोर्ड पे आता था ना, और एकदम टिकटें बिकना शुरू हो जाती थी। उसके बाद फिर वो वीडियो बनाने वाले भी आ जाते थे सारे के, मतलब बोली लगाते थे। उमर भाई ने कहा ठीक है। मतलब यूं ही करते करते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उमर भाई को, जब ये 79 से जो हिट हुए हैं ना, उसके बाद अभी तक 2021 तक भी, अभी लास्ट इन्होंने ड्रामा किया 8 कौंसल के अंदर, 2 ड्रामे किए थे, एक अपना ईद पे और एक बकरा ईद पे। हालांकि बकरा ईद के ड्रामे में इतनी बारिशें हो रही, सब कुछ हो रहा है, और जब वो ड्रामा करने आए व्हील चेयर पे, और ज़बान ऐसे चलती है कि आप पूछें ही ना। असल में वो एक अल्लाह ताला की तरफ से ना सलाहियत। एक अमेरिका से किताब लिखी थी अफजाल साहब ने, अफजाल उस्मानी साहब, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हम किताब लिख रहे हैं उमर भाई के ऊपर, तो आप अपने कुछ कमेंट्स दे दें। तो मैंने कहा यार मैं कमेंट्स बना के जो है ना वो कभी भी नहीं भेजता किसी को भी, आपने जो पूछना है आके मुझसे पूछ लें। तो वो उन्होंने फिर वहाँ पर एक शबीर हुसैन भाई हैं हमारे कराची में, अभी तो अमेरिका में हो, वो आए मेरे पास और उन्होंने मुझे कहा कि
ये उस्मानी साहब ने कहा है, अपना अफजल साहब ने, तो ये कर दें आप रिकॉर्ड। मैंने कहा आप पूछें। तो उन्होंने कहा उमर भाई के बारे में बताएं कि उमर भाई ख़ुद क्या है ना। मैंने उनको बताया तो मेरा पहला अल्फाज ये था कि उमर शरीफ वो आर्टिस्ट है जिसकी ज़बान और दिमाग एक साथ चलता है। मतलब ये कि जैसे आप कहें ना कि मतलब आदमी सोचता है फिर बोलता है, लेकिन इनका ज़बान दिमाग दोनों एक साथ चलते थे कि यहाँ इधर आया और इधर थ्रो मारा उन्होंने, और लाफ्टर और पक्की बात। तो ये मैंने किताब में लिखवाया, तो उन्होंने पूरी मैंने लिखवा दी है, बाकी वालदा का इसका सब। उसके बाद जो उन्होंने 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद मुझे फ़ोन आया कि हम आ गए पाकिस्तान कराची में ना। तो मैंने कहा वो जो है वो बोला हम उमर भाई के पास बैठे हुए। मैंने कहा उमर भाई को बता दो ना क्या है, अगर वो बोले तो छापना वरना नहीं छापना। कह रहा उमर भाई ने तो कहा है फ़ोन करो और मेरी बात भी कराओ। तो बात की तो मैंने बोला कि जी भाई। उन्होंने कहा कि यार यूनुस तूने बड़ा अच्छा वो दिया है, लोगों ने तो खैर मेरी तारीफ़ें की है कि उमर शरीफ यूँ, उमर शरीफ साहब यूँ, लेकिन तूने तो बोला नीचे से बताया मेरा थोड़ा सा जो भी बताया, माँ का भी, बीवी बच्चों का, इसका सबका बताया तूने, और बड़े अच्छे तरीके से बयान किया। और तूने हेडिंग जो है मैंने कहा लगाओ इसको हेडिंग में कि उमर शरीफ का ज़बान और दिमाग एक साथ चलता है। तो और मैंने कहा कि इनको ये भी कहा कि तस्वीर भी लगाओ उस किताब के अंदर यूनुस की। तो मैंने कहा बहुत मेहरबानी भाई। तो कह रहा भाई मैं कहा मैं मेहरबानी कर रहा हूँ उसमें ना कि तंजिया बोला शायद। मैं कहा नहीं मेहरबानी आपकी कि ये आपने बोल दिया। कह रहा नहीं तूने अच्छा लिखा तो मैंने बोला है ना। 12 लो फिर वो किताब छप गई और मार्केट में मिल रही है ना, हमें तुमसे प्यार है उस किताब का नाम है। तो उसके अंदर बाकायदा मेरी तस्वीर भी डाल दी है, उमर भाई ने दिलवाई थी, और उसके पूरा बयान सारा। अच्छा उन्होंने ख़ुद भी अपनी 3 किताबें लिखी हैं। अच्छा। जो उनको करना था पब्लिशर्स, तो उन्होंने कहा था कि माँ उधर करेंगे अपन ये उमर शरीफ पार्क के अंदर। अच्छा। इसकी ओपनिंग। अच्छा इस किताब की ओपनिंग तो वहाँ कराची जिम खाना में हुई थी। अब ये अपनी किताबों की जो है ना वो रुनमाई करना चाह रहे थे उमर शरीफ पार्क के अंदर। अच्छा। हाँ लेकिन अब अल्लाह की जो रज़ा उसकी आगे क्या बोल सकता है कि उनका। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब उनका उरूज शुरू हुआ तो उस वक़्त कराची के हालात भी बहुत ख़राब हो गए थे, तो उस मुश्किल दौर में उमर शरीफ साहब ने किस तरह काम किया, क्या मुश्किलात उस वक़्त पेश आई? नहीं वो देखें वो हमदर्द भी थे पब्लिक के भी। उनको ये था कि यार ये मेरी पब्लिक मुझे बहुत प्यार करती है। तो बाज़ वक्त तो ये होते थे कि कहते थे कि यार थोड़े से हालत नॉर्मल हो जाए कि जिसमें पब्लिक जो है ना उनको तकलीफ़ ना हो, वो मुझे देखने के लिए आ जाएंगे। बोले ये हालात इतने ख़राब है, इसके अंदर आते हैं रात को देर से जाएंगे तो अल्लाह ना करे कोई ऐसी हो चीज़। तो वो पब्लिक का बड़ा ख्याल करते थे, लेकिन वो पब्लिक की चाहत के लिए ड्रामा भी करते थे, लेकिन ये कि पूरा सिक्योर करके खुद बगैर सिक्योरिटी के होते थे। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सिक्योरिटी मुझे दो तो मैं ड्रामा करूँगा, नहीं कभी नहीं। उन्होंने देखा कि यार ये कर रहा है और पब्लिक के लिए भी, और पब्लिक बहुत चाह रही है तो कर लेते थे। तो अल्लाह उनकी हिफाजत करता था, पर अवामी आदमी थे और बहुत नेक तबीयत, सारा कुछ। रात को अगर बैठक में बैठ जाएं तो समझ ले कि उन्होंने सारी बात जो है ना दीन की करनी है। अच्छा रिहर्सल में बुलाया कि भाई इसको बुला ले, मैं बुला लूँ, सबको पूरी कास्ट जमा हो जाए घर में। उसके बाद वो आते थे, आने के बाद जो है बोला खाना खाया, तो कह रहे नहीं अभी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अबे यार बोला तेरे को तू उनके लिए खाना क्यों नहीं मंगाया, मतलब गर्म हो जाते थे। मैंने बोला नहीं भाई आप आ जाते। बोला नहीं। बहरहाल फिर वो खाना वाना मंगवाते थे, फिर चाय जैसे एक डेक बनती है ना इस तरह का, कह रहे चाय बनवाओ। चाय भाई बनवाते थे हम खुद ही घर में, मतलब जो है ना वो बना लेते थे, और 2-3 और लोग भी थे इनके पास। वो बनाने के बाद जो चाय भी पिलाने के बाद उसके बाद जो है बात चलती थी दीन की, हदीस की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, गौसे आज़म पीराने पीर दस्तगीर की, वो मुरीद भी थे गौस पाक के। वो सारी बातें करने के बाद जो है पता चला जी 8 बजे से आर्टिस्ट आए हुए हैं, रात को 1:30-2 बज गए, बोर नहीं हो रहा कोई भी। हाँ, और खा पी रहे हैं, चाय चल रही है, सब कुछ ये करके ना। उसके बाद वो कोई जो जिस तरह शहजाद रज़ा साहब हो गए या सलोमी हो गई या किसी ने, तो उम्र हो तो करे, मतलब क्या है ना ड्रामे का, तो करे अरे हाँ हाँ जब स्क्रिप्ट लाओ, स्क्रिप्ट लाओ, नज़र भाई स्क्रिप्ट ले आओ। अब वो सारा ले आने के बाद जो है ना फिर वो रिहर्सल शुरू करते थे। रिहर्सल क्या होने भाई, रीडिंग होती थी कि तूने ये करना है, तू बाप है, तूने ये करना है, तूने ये करना है, तू बेटा है, ये भी बेटा है, ये नौकर है, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, और ये मैं करूँगा, सारा कुछ करके ना। ठीक है, कल 8 बजे
फिर रात को 8 बजे रिहर्सल, फिर इसी तरह का रूटीन, और फिर ड्रामा 2 दिन में ऐसा खड़ा हो जाता था, स्टैंडिंग करा देते हो। फिर स्टैंडिंग कराने के बाद जो है फिर सारा वो ड्रामा, और फिर जब स्टेज पे जाता था तो एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि स्क्रिप्ट अनकम्प्लीट था, तो ड्रामा का टाइम हो गया, कह रहे जी शुरू हो जाए। उमर भाई ने लिख के दिए, उसी टाइम पे लिखवाए और बोला कि 2 पर्चे, सब कैरेक्टरों को पर्चे। लोगों ने पूरा ड्रामा किया स्क्रिप्ट देख कर, और लोग एंजॉय कर रहे हैं। कैसी बात है, एक तो होता है ना हूट के यार देख के पढ़ ली। उन्होंने इतनी अच्छी तरतीब देते थे, वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी उमर भाई की ना, टाइमिंग के एक्टर थे, और फिर जुमला ऐसा बोलते थे ना पूरी टाइमिंग से, ओवरलैपिंग से उनको बड़ी चिढ़ थी। अच्छा। कोई आर्टिस्ट या आम दिनों उसमें भी बैठक में भी कोई ओवरलैप कर दे ना, ये इनके लिए बड़ा वो था कि यार ओवरलैपिंग, या कोई किस्सा सुना रहे हो दूसरा कोई किस्सा सुना तो फ़ौरन बोलते थे मिलता जुलता तो नहीं है ना मेरे से, या वो ओवरलैपिंग पे बहुत वो करते थे। लेकिन प्यार इतना करते थे कि उनको मज़ा ही नहीं आता था, एक गैदरिंग बना के बैठते थे वो। अच्छा, मुझे ये बताएं आखिर में कि वो कल्चर मिनिस्टर भी रहे, जी तो जी उस वक्त तो वो कैसा रहा उनका फेज़, और उस दौर में उन्होंने फ़नकारों की किस तरह मदद की? ये इस तरह फनकारों की तो मदद वैसे भी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे हाथ से ही भिजवाते थे वो पैसे। अच्छा। ये एक उस्ताद थे उनके, उमर भाई के, इसाक देलवी नाम था उनका। अच्छा, उनका जो काम था ना वो मैजिक करते थे वो सारा। उमर भाई कॉमेडियन थे और एक्टर थे। अच्छा। लेकिन आज तक उन्होंने उनके लिए हर चीज़ भेजी, मुझे कहा यार ये दिया इसाक भाई के घर पे, और किसी भी चैनल पे इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि मेरा उस्ताद इसाक देलवी है। अच्छा। हाँ, वो इतना, मतलब मैंने कहा ना कि जो अपने मोहसिन की इज़्ज़त और कदर करता है ना, अल्लाह ताला की तरफ से उसको बड़ा मिलता है। अच्छा, क्या हुआ अगर वो ना भी बोलें तो क्या होगा, और वो अगर खुद भी सुनेंगे ना तो बोलेंगे कि नहीं यार ये तो बहुत ऊपर है, मैं कहाँ से उस्ताद हुआ, वो खुद भी बोलेंगे। लेकिन ये कि उनकी आदत थी कि वो इसाक देलवी हो गए, और हमारे और जो सीनियर एक्टर इब्राहिम राहत है या दूसरे और बहुत से मुझे कहते थे कि यार देख क्या क्या है ना, तो मैं बताता था कि ये लोग हैं ना, तो फिर बोलते थे रात को 3-4 बजते थे ना, तो बोलते थे यार ये लिफाफे ले जाना। फिर उनके घर पे मैं दिन में पहुंचाता, किसी को राशन किसी को ये हो। वो असल में इसलिए मतलब बताने का मना, ये तो अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो कहते थे अल्लाह का और मेरा मामला है, क्योंकि ये बंद मुट्ठी जो है ना वो अल्लाह को पसंद है। कुछ ऐसे फनकार भी हैं जिनको ये चीज़ें नहीं मतलब लेते ना वो, तो उनको ये बोलते थे कि ये मेरी तरफ से ईदी है, मेरी तरफ से अपना मिठाई है, या एक ड्रामे में तुमने काम अच्छा किया तो इनाम है, क्योंकि वो ड्रामे के दौरान आर्टिस्टों को इनाम भी दे देते थे ना। तो उनके अंदर ये बड़ी क्वालिटी, जब ये मिनिस्टर बने और फिर कल्चर का शोभा इनके हाथ में आया, मिनिस्टर नहीं एडवाइज़र टू सीएम थे, मिनिस्टर रऊफ साहब थे। वो जब एडवाइज़र बने उसके बाद जब सीट पे आए वो, तो गाड़ी मिली तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन हमारे एक वो है सेक्रेटरी हैं SNJD के, उन्होंने आके गाड़ी दी, तो उन्होंने कहा ठीक है, बोले ये झंडा भी लगाएंगे ना गाड़ी के ऊपर, उन्होंने कहा ठीक है। तो अब उसके बाद जो दफ्तर भी जो है उनका बन रहा था, तो चाय वगैरह जितनी जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं ना, इस तरह के बिस्किट ये वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है, खुदा की कसम, वो कहते थे कि मुझे नहीं चाहिए। वो कहते थे कि यार मैं मंगवा लूँगा। फिर वो मुझे कहते थे यार ये क्या क्या चीज़ें, सारी बर्तन ये वो सारा बड़ा मंगवा ले। फिर मैं मंगवा लेता था सारा कुछ करके। फिर फनकारों का आना शुरू होते थे। कोई कह रहा है मेरी बेटी की शादी है, कोई कहता है कि मेरे घर में मतलब काम धंधा नहीं चल रहा है, कोई ये, वो कहते थे ठीक है करके ना, और जेब में हाथ डालते थे और ऐसे देते थे। अच्छा। और जेब में उनके 40-50 हज़ार रुपये से कम नहीं होते थे। ये नहीं कि ऐसे निकाल के फिर वो यूँ दिखा के 4 आदमियों को कि 2000 गिन के दे दिए, 10,000 गिन के दे, नहीं, वो ऐसे डालते थे और ऐसे देते थे। ये इनकी आदत थी। तो अल्लाह ने उनको बहुत सखी बनाया था, बहुत ज़्यादा सखी, क्योंकि इन्होंने शुरू से जो देखा ना, वो एक गुर्बत देखी है उन्होंने। वालिद का इंतकाल हो गया बचपन थे में, जो हमने सुना, उमर भाई ने बताया था कि मैं 3 साल का था। अच्छा, और इनके वालिद बहुत बड़े ठेकेदार थे, जो आज के दौर में बिल्डर कहा जाता है। सही है। आर्चीटेक्ट भी थे, शेख सुलेमान था। तो ये मुझे कैसे पता चला कि हमारे मोहल्ले में ये आर्चीटेक्ट और ये डिज़ाइनर बहुत हैं वहाँ पर। तो जब वो ड्रामे का पता चलता था, बोला यार तुम्हारे उमर शरीफ का वालिद तो बहुत बड़ा ठेकेदार था, तो वो पता चलता था कि वो कितना बड़ा आदमी था।
मतलब पैसे वाला सब। लेकिन उमर भाई ने गुर्बत में ना अपनी ज़िंदगी गुजारी। फिर अल्लाह ने जब इनका हाथ पकड़ा 76 के बाद, ये थोड़ा सा एक बेहतर हो गए थे ना। फिर उसके बाद इन्होंने 78 में 79 के अंदर एक गाड़ी ली कस्टम, जो जिसका आपने पहले हाँ कस्टम, उससे बड़े खुश थे ये। फिर वो अल्लाह ताला ने उनको ऐसा नवाजते गए, क्योंकि वो देते गए अल्लाह 70 देता गया। वो करते करते करते, अच्छा वो खाने भी जब मंगाते थे हम लोग जब होटल में, अब हम 2 बैठे हुए हैं एक आम से होटल में, तो उसको बुलाते थे कि क्या है खाने में, वो बोला फला फला फला, वो कह रहा था सब ले आ। मैंने कहा क्या कर रहा है उमर, मैंने कहा ये कौन खाएगा, अबे बोला ले आ तो सब ले आ। वो सारी चीज़ें अगर बच जाए ना तो फिर ये बोलता था मैं भी आ रहा हूँ। तो हमारे रंचोलन के इलाके के अंदर ना लोग बैठे होते हैं, तो वो जाके ना मांगने वालों को ढूंढ के ना 2-3 लोगों को खाना खाओगे ना ये करके उनको खिला देते थे। ये उनकी एक आदत थी कि वो खाना वाना सारा खिलाने के बाद उसमें खुश होते थे वो। तो उमर भाई बस अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे परवरदिगार। मिनिस्ट्री के टाइम पे भी उन्होंने इतना कुछ नवाजा है लोगों को, एडवाइज़र थे। जब सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग मेंबर नहीं थे आर्ट काउंसिल के, उनको मेंबर बना दिया। अच्छा। ये शकील सिद्दीकी, रऊफ़ लाला, जितने बड़े जो स्टार हैं ना, उनको मेंबर भी उमर भाई ने बनाया, क्योंकि उनका साइन और एक स्टैम्प लगती थी, वो बना देते थे, तो वो बना दिया था। और फिर जो आज अहमद शाह साहब हैं जो आर्ट काउंसिल के सदर हैं, वो 80 से साथ हैं इनके। तो अब वो उन्होंने भी प्यार किया हमेशा, और उमर भाई ने भी उससे प्यार किया। सारा कुछ आखिरी नमाज में भी शाह साहब ने बड़ी हेल्प, मतलब हेल्प तो नहीं बोल सकता, लेकिन एक अच्छी मतलब जो है आवाज़ भी उठाई, सारा कुछ सिंध गवर्नमेंट में ये हो। तो काफ़ी जो वो डिज़र्व करते थे ना उन्होंने वो किया। खैर वो तो नहीं कर सकते जो उमर शरीफ साहब थे, लेकिन उन्होंने जहाँ तक हो सका ना उन्होंने ये किया कि जी एम्बुलेंस प्रोवाइड करा दी, वीज़े का इंतज़ाम हो, ये सारी चीज़ें। तो इससे मतलब ये है कि सिंध गवर्नमेंट के तो हम फ़ैन हो गए। मैं नहीं हूँ पीपल्स पार्टी में या किसी पार्टी में, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार सिंध गवर्नमेंट ने जो काम किया ना वो बड़ा अच्छा किया। अच्छा फिर इनका बेटा है जवाद, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। जवाद फवाद 2 बेटे हैं। जवाद जो है वो थोड़ा सा बोलने में बड़ा एक्सपर्ट, पढ़ा लिखा है, और बड़ी अच्छी, मैंने जब इसकी इंग्लिश सुनी थी हॉस्पिटल में, तो मैंने कहा कि यार ये इंशाअल्लाह ताला ये बिल्कुल अपने बाप का नाम ऊपर करेगा, और अल्लाह इनको सलामत रखे। बहुत ही अच्छा मतलब काम कर रहा है सारा। फिर वो माँ हॉस्पिटल का जो एक प्रोजेक्ट है उसको भी लेके आगे बढ़ना है। तो उसमें ये कि ज़ाहिर है अभी है तो बच्चा ना वो, तो हमने सब ने साथ देना है उसका। लेकिन सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट जो भी है, ये माँ हॉस्पिटल के अंदर जो है ना जवाद का साथ ज़रूर देना, और बढ़ चढ़ कर इनके साथ रहें, ताकि ये हॉस्पिटल कंप्लीट होके ओपीडी शुरू हो जाए, सारा कुछ, ताकि उनको ये खुश हो जाए, उनकी रूह को सवाब मिले। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। यूनुस साहब बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। तो नाज़रीन, यूनुस साहब की आपने बातें सुनी। इन्होंने जो उमर शरीफ साहब की लाइफ थी, उनके जद्दोजहद का ज़माना था, फिर उनके उरूज का ज़माना था, तो बड़ी तफसील के साथ आपके साथ शेयर किया। आपसे पहले ऐसा कोई तफसीली इंटरव्यू आपने नहीं देखा होगा। तो इन्होंने कोशिश की है कि उमर शरीफ साहब की जो सारे वो ज़िंदगी थी उसको आपके साथ जो है वो शेयर कर सकें। थोड़ा इंटरव्यू लंबा हो गया, लेकिन इस चीज़ की भी एक ज़रूरत थी कि उनकी ज़िंदगी के ऊपर जो है एक पूरा तफसीली इंटरव्यू आपके साथ शेयर किया जाए। आप सब उनकी मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।